रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत बेहतरीन थे, विक्रम साराभाई। इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता। इनकी दूरदर्शी सोच से पूरी दुनिया थर्राती थी कि अगर यह व्यक्ति ज्यादा दिन जी गया तो भारत को उस ऊंचाई पर लेके चला जाएगा जहां देखने में हमारी आंखें चौधी आ जाएंगी। तो इनके पीछे भी साजिश रची जाने लगी। और अचानक एक दिन ये अपने रिजॉर्ट में टहल रहे थे तो इनकी लाश पाई गई 1971 में। अचानक कैसे मर गए किसी को पता ही नहीं, रहस्यमयी ढंग से इनकी मौत हो गई। तो एक और परमाणु ऊर्जा को झटका लग गया और एक और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी को झटका लगा। कहा जाता है कि ये सारे हमले के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की CIA का हाथ था। और ये हो भी सकता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कब किससे दोस्ती होगी, कब किससे दुश्मनी होगी, कोई नहीं जानता। याद कीजिए 1971 में हम आपको पाकिस्तान पे वीडियो भी बनाए थे 1971 वाला। उस वक्त बताए थे कि वही अमेरिका था जो भारत को परमाणु बम मारने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था और पाकिस्तान के फेवर में था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें पाकिस्तान को तो उतना इंटेलिजेंस बेहतरीन नहीं है, लेकिन इसमें CIA का हाथ उस समय बहुत से लोग कह रहे थे कि उस समय अमेरिका भारत के एकदम सख्त खिलाफ था और भारत को वो देखना ही नहीं चाहता था अंतरिक्ष क्षेत्र में और परमाणु क्षेत्र में। जिस तरह से अभी वो ईरान को देखता, उस समय वो भारत को इस तरह से देखा करता था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक और परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लोकनाथ महालिंगम। इनकी भी अचानक मौत हो गई, नदी में डूबने से मौत हो गई। जबकि एक बेहतरीन तैराक थे, इनकी नदी में डूबने से मौत हो गई, रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। हमारे एक और परमाणु वैज्ञानिक M पद्मनाभन की 2010 में घर में घुस के किसी लोगों ने मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। आज तक उसका सबूत नहीं पता चला। हमारे टॉप वैज्ञानिक मारे गए हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिल रहा हम लोग को। डिफेंस और एटॉमिक क्षेत्र के एक बहुत ही युवा वैज्ञानिक, दो युवा वैज्ञानिक KK जोशी और आशीष आश्विन, ये दो वैज्ञानिक थे जो छोटे साइज के न्यूक्लियर रिएक्टर पे बहुत वर्क कर रहे थे जो हमारे परमाणु पनडुब्बियों के काम में आता। अगर ये सक्सेस हो जाती तो ये परमाणु पनडुब्बियां बिना बाहर निकले, देखिए इनको चलने के लिए ना बैटरी की जरूरत होती है। बैटरी चार्ज रहेगा तो ये 6 दिन तक चल सकते हैं सब, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इन्हें चार्ज करने के लिए ऊपर लाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर सोलर से चार्ज होती है क्या? नहीं बबुआ, ये चार्ज होती है जनरेटर से। जनरेटर का धुआं कहीं से निकलेगा नहीं, अंदर में धुआं कहाँ छोड़िएगा, तो बाहर निकल के ये धुआं निकालते हैं, चार्ज करते हैं। अब बाहर निकल के इन्हें 6-7 घंटे तक इनका जनरेटर चलाइएगा तो एक तो आवाज करने लगेंगे, उस पे से ये सैटेलाइट से देख लिए जाएंगे। तो इसीलिए इसके अंदर एक एटॉमिक पावर प्लांट लगा दिया गया ताकि उसे कोई भी जरूरत नहीं, वो अपने से उसको अंदर वो 6 महीने तक उसे बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, इतना पावरफुल रहता है वो। लेकिन क्या हुआ, इन युवाओं वैज्ञानिक को क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, इन लोग का सड़क के किनारे एक रेल दुर्घटना में इनकी लाश पाई गई। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट हुआ तो हमारे वैज्ञानिकों लोग का पता चल रहा है कि नहीं भैया, इन्हें जहर दे के मारा गया था। क्या हो रहा है हिंदुस्तान के साथ, चलो समझे में नहीं आ रहा है। हमारे टॉप वैज्ञानिक जिन्हें पढ़ लिख कर इतना मेहनत करते हैं, ये हाल हो जाता है, रेलवे के किनारे कहीं मार दिए जाते हैं। अभी तो हम कुछ नाम बताएं आपको, कितना नाम सुनिएगा, श्रीनिवासन, निम्ब्या नारायण। केवल 4 सालों में, इन नामों के अतिरिक्त 4 साल में 2009 से 2014-13 के बीच में हमने 11 होनहार वैज्ञानिकों को खो दिया है। पता नहीं कैसे, कभी उन्हें जहर दे दिया जाता है या कभी मर्डर दिया जाता है। यानी उनके साथ या तो लापरवाही हो रही है या तो उनके साथ अच्छे से सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर को दिखाता है। देखिए कुछ देश हमारी विकास की तरक्की को नहीं देख सकते, उनकी आंखों में हम हिंदुस्तानी चुभ रहे हैं क्योंकि उन्हें वही हिंदुस्तान अच्छा लग रहा था जब इसरो के वैज्ञानिक अपने रॉकेट को साइकिल पे लेके जा रहे थे। इन रॉकेट में जो बूस्टर लगाने थे उन्हें साइकिल पे बांध के ले जा रहा था और हमारे पास कोई लॉन्च पैड नहीं था। हमने नारियल के पेड़ में बांध के अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अरे हम वो हिंदुस्तानी है ना जो हर परिस्थिति में जीना जानते हैं। बैलगाड़ी पे हम लोगों ने अपनी सैटेलाइट को लेके आए थे, बैलगाड़ी पर लेके, लेकिन ये वो एक दूसरा वक्त था। लेकिन हम कभी रुके नहीं और ना ही हम किसी दूसरे पे मतलब दूसरे से चिढ़ रहे थे या नहीं। हमें पता था कि आज नहीं तो कल हमारी मेहनत रंग लाएगी और आज के वक्त में यही हमारा इसरो है जो पूरी दुनिया को नासा अपना सैटेलाइट देता है कि ये इसरो छोड़ दीजिए। अरे यही वो इसरो है जिसमें नासा हंस रहा था कि ये साइकिल और बैलगाड़ी से चांद तक पहुंचने वाले हैं। अरे तुम एक बार अपनी विकिपीडिया पे सर्च करो कि चांद पर पहली बार पानी खोजने वाला कौन देश था, तो हमारा हिंदुस्तान था। मंगल ग्रह पे पहली बार में पहुंचने वाला कौन देश था, तो हमारा हिंदुस्तान था। कोई चाइना, जापान, अमेरिका, रूस, वियतनाम, ये लोग कभी नहीं पहुंच सकते थे। ये वही साइकिल वाले हैं लोग। अमेरिका ने हमें क्रायोनिक इंजन नहीं दिया। 1992 में रूस हमें क्रायोनिक इंजन दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर रूस तुम भारत
को क्रायोनिक इंजन दे दोगे तो हम तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे। तो रूस अपने बचने के लिए हमें वो क्रायोनिक इंजन नहीं दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे रास्ते में अगर तुम गड्ढे खोदोगे ना तो हम छलांग मारना जानते हैं। यही छलांग मारा इसरो ने, एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। 104 उपग्रहों को लेकर हमारा इसरो का रॉकेट अंतरिक्ष में, और शान से तिरंगे की लहराते हुए पूरी दुनिया देखती रह गई कि 104 सैटेलाइट लॉन्च किया। नासा के वैज्ञानिक मुड़ी खजुआ रहा था सर कि रे बाप, ये सैटेलाइट छोड़ रहा है सर कि कबूतर उड़ा रहा है सर, 104 को कैसे छोड़ेंगे। लो ससुरा, समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये तरक्की नहीं देखी जाती है। कुछ लोग ये जलते हैं कि ये साइकिल पर रॉकेट घूमने वाले ये आज दुनिया के टॉप रॉकेट कैसे बना लेते हैं। तो तुम हरामियों से हम कहते हैं, हमारी तरक्की नहीं देखी जाती है ना तो अपना नेत्र दान कर दो, वरना फोड़ देंगे लोग हम लोग एक दिन अखियां। यहाँ पर थोड़ी सी बस हमारी लापरवाही हो रही है, इंटेलिजेंस है, वरना अब